डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने बंगाल के मालदा से देश को दी सौगात। पीएम मोदी ने पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन समेत 3,250 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। इंदौर में दूषित पानी के शिकार लोगों के परिवार से मिले राहुल गांधी। राहुल ने कहा, सरकार की लापरवाही से हुई लोगों की मौत। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने 24 लोगों की मौत का किया दावा। सीएम योगी ने लिया एक जनपद एक व्यंजन योजना के शुभारंभ का फैसला। सीएम योगी ने कहा, पारंपरिक व्यंजनों को ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग और मार्केटिंग से जोड़ेगी प्रदेश सरकार। वैश्विक फूड मैप पर स्थापित होगी यूपी की पाक कला की विरासत। पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में झारखंड बंद। आदिवासी संगठनों ने किया बंद का आह्वान। कई जगहों पर दिखा बंद का असर। झारखंड बंद को लेकर रांची में सुरक्षा के व्यापक प्रबंधक। प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन से नजर। अमरोहा में कोहरे का कहर। NH9 पर भीषण सड़क हादसा। कम विजिबिलिटी की वजह से 18 कारें आपस में टकराई। हादसे में 10 से अधिक लोग घायल। जाम के बाद क्रेन से हटवाए गए क्षतिग्रस्त वाहन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा से हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलने वाली देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने मालदा में एक कार्यक्रम में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अलावा पीएम मोदी ने 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन उत्तर बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार को भारत के दूसरे हिस्से से जोड़ेगी। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कोलकाता के पास हावड़ा को गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन से जोड़ेगी। यह ट्रेन पूरी तरह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। देश में चल रही पिछली वंदे भारत ट्रेन में चेयर सीट थी, जिससे लोग केवल बैठकर ही सफर कर रहे थे, लेकिन अब स्लीपर वंदे भारत भी आ गई है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 180 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने के लिए बनाया गया है। हालांकि इसके अधिकतम 120 से 130 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में उन्नत कीटाणुनाशक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह 99% कीटाणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। सभी यात्रियों को साफ सुथरे चादरें और तौलिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे पूरी यात्रा के दौरान बंद रहने के लिए बनाए गए हैं, जो ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते पर ही खुलते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में मॉडर्न टॉयलेट दिया गया है, जिसमें हाथ धोने के लिए नलों में सेंसर लगे हैं। इस वॉशरूम में क्लीनिंग के लिए भी बेहतर सुविधा दी गई है। पश्चिम बंगाल का तेज विकास भाजपा की केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। अभी कुछ देर पहले एक कार्यक्रम में बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज बंगाल को करीब आधा दर्जन नई ट्रेनें मिली है। इसमें से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेड इन इंडिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तेज रफ्तार है और हम सभी के लिए खुशी की बात है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे और दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हाल ही में उल्टी और दस्त की गंभीर समस्या फैल गई थी, जिसे पानी के दूषित होने से जोड़ा जा रहा है। इस घटना में दर्जनों लोग बीमार हुए और कई की मौत हो गई। राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे दिल्ली से विशेष विमान से रवाना हुए और करीब 11 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद वह सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात की।
अस्पताल में उन्होंने गंभीर हालत में भर्ती मरीजों के परिजनों से बात की और उनकी स्थिति की जानकारी ली। भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों के साथ लोकसभा एलओपी और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने कहा, जिन लोगों ने यह किया, सरकार में कोई न कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। कांग्रेस नेता ने भागीरथपुरा इलाके का भी दौरा किया, जहां उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि दूषित पानी पीने से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अभी भी 8 से 10 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। पटवारी ने कहा कि यह पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही का मामला है और लोगों को साफ पानी मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर उठाएगी। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है और लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूसीसी में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल कर्मचारियों के लिए भी समान कार्य समान वेतन को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में आज 19 प्रस्ताव रखे गए। इसमें यूसीसी के संशोधन के प्रस्ताव को मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने यूसीसी के संशोधन को मंजूरी देते हुए तय किया है कि अध्यादेश लाया जाएगा। जनवरी 2025 से पूर्व शादी वालों को 6 महीने की बजाय अब 1 साल में विवाह पंजीकरण करना होगा। वहीं रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव लेवल के अधिकारी ही होंगे। समय से ये काम न करने पर अब फाइल की जगह पेनल्टी लगाई जाएगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ की शासकीय प्रतिभूति यानी स्टेट गारंटी को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद अब चीनी मिल भी ऋण ले सकेंगे। चीनी मिलों के गन्ने के मूल्यों को मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम करने को भी मंजूरी दी गई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण खान पान परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक जनपद एक व्यंजन योजना के शुभारंभ का निर्णय लिया है। ब्रांड यूपी को सशक्त बनाने में एक जनपद एक उत्पाद योजना की बड़ी भूमिका के बाद अब उत्तर प्रदेश की पारंपरिक क्यूजीन को संगठित ब्रांडिंग के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का हर जनपद अपने विशिष्ट स्वाद, संस्कृति और पहचान के साथ सामने आए। यही ओडीओसी योजना का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि ओडीओसी को ओडीओपी की तर्ज पर जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, ताकि पारंपरिक कारीगरों, हलवाइयों और छोटे उद्यमों को स्थायी आजीविका के अवसर मिले। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और सभी उत्पादों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया जाए। मुख्यमंत्री ने जीआई टैगिंग को प्रोत्साहित करने, स्थानीय व्यंजनों की पहचान सुरक्षित रखने और युवाओं व आधुनिक उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार स्वाद आधारित विविधता विकसित करने पर भी बल दिया। सीएम ने कहा कि ओडीओसी के तहत प्रत्येक जनपद की विशिष्ट व्यंजनों की पहचान कर उन्हें क्यूजिन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाए। पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए निर्माताओं और विक्रेताओं को प्रोत्साहन दिया जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि योजना अंतर्गत उत्पादों के संरक्षण, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
खाद्य विविधता का विस्तार, रोजगार सृजन, वैल्यू चेन और मार्केट लिंकेज को मजबूत करना तथा पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ एकीकरण शामिल है। इसके साथ ही निर्यात क्षमता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों को तैयार करने की रणनीति पर भी काम किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि ब्रांडिंग रणनीति के तहत ओडीओसी लोगों के साथ जनपद विशिष्ट रंग, प्रतीक और शैली जोड़ी जाएगी। हर व्यंजन के साथ उसकी संस्कृति, इतिहास और विधि को दर्शाने वाली प्रोडक्ट स्टोरी और पहचान टैग शामिल होगा। बैठक में यह भी बताया गया कि पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फूड ग्रेड, इको फ्रेंडली और सुरक्षित पैकेजिंग के साथ सेल्फ लाइफ बढ़ाने की उन्नत तकनीकों का उपयोग होगा। क्यूआर कोड, न्यूट्रिशनल लेबल, बारकोड और ड्यूल लैंग्वेज लेबलिंग के माध्यम से ट्रेसेबिलिटी और उपभोक्ता जानकारी सुनिश्चित की जाएगी। क्षेत्रीय और त्योहार थीम आधारित पैकेजिंग डिवाइजनों को भी विकसित किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि ओडीओसी योजना वोकल फॉर लोकल को नई गति देगा और उत्तर प्रदेश की पाक कला की विरासत को वैश्विक फूड मैप पर स्थापित करेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि यह पहल केवल योजना न रहकर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन का मजबूत माध्यम बने। इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किए गए। रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा मध्य भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल मेले राडा ऑटो एक्सपो 2026 के आयोजन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यह 17 दिवसीय भव्य ऑटोमोबाइल महाकुंभ आगामी 20 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक राजधानी रायपुर के श्री राम बिजनेस पार्क ऑटो एक्सपो ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन न केवल व्यापार का केंद्र होगा बल्कि छत्तीसगढ़ की प्रगतिशील आर्थिक छवि को वैश्विक पटल पर प्रदर्शित करेगा। छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग ने इस एक्सपो के महत्व को समझते हुए एक युगंतकारी निर्णय लिया है। जारी आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ऑटो एक्सपो ग्राउंड से खरीदे हर गाड़ी आरटीओ पर लाइफ टाइम टैक्स में 50% की भारी छूट प्रदान की गई है। जहां खूंटी जिले में बीती 7 जनवरी को हुए पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, जिसे विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठनों का समर्थन मिला है। आपको बता दें कि इस बंद के आह्वान से पहले राजधानी रांची में गुरुवार को मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया गया। वहीं संगठनों का कहना है कि पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था पर हमला है। इसी के विरोध में राज्यव्यापी बंद का निर्णय लिया गया है। हालांकि बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल, एम्बुलेंस और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर बंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। दरअसल 7 जनवरी को खूंटी जिले में जमुआहा के पास आदिवासी नेता सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। सोमा मुंडा को एक प्रभावशाली आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता था। उनकी हत्या को आदिवासी समाज पर सीधा हमला बताते हुए संगठनों ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है। काशी के मणिकर्णिका घाट के टूटने के बाद काशी से लेकर इंदौर तक इसका विरोध हो रहा है। शुक्रवार को बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी घाट पर पहुंचे। 2 घंटे स्थितियां देखने के बाद उन्होंने कहा, कोई मंदिर मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं है। विपक्ष एआई से बनाए हुए वीडियो वायरल कर रहा है। अहिल्याबाई की जो मूर्ति हटी है वो मणि पर ड्रिलिंग के दौरान हुए वाइब्रेशन से हुई। इन मूर्तियों को संस्कृति विभाग ने संरक्षित किया गया है। सभी मूर्तियों को दोबारा स्थापित कर दिया जाएगा। वाराणसी दक्षिणी से विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि कोई मंदिर या मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं है। एक झूठा नैरेटिव बना करके अभी मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ा, उसमें कहा गया कि मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ दिया गया। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर श्री विश्वनाथ धाम में है। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर आदि विश्वेश्वर है।
यहाँ पर कोई मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नहीं था। यहाँ कहा गया कि लक्ष्मी नारायण, ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने देखा है, मेरे पास प्रेस नोट है एक बड़े कांग्रेस के नेता का, उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण मंदिर तोड़ दिया गया। यहाँ न कभी लक्ष्मी नारायण मंदिर था न उसका तोड़ा गया। यहाँ कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, यह बहुत स्पष्ट है। इस विषय को आप लोग जरूर नोट करें कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। अभी बगल में चलेंगे, श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में एक मंदिर को एआई के माध्यम से टूटने का इन लोगों ने वीडियो वायरल किया है। उस वीडियो को, उस मंदिर को अभी आप चल करके देख लीजिए। उसी तरह सुंदरता के साथ विराजमान है, अखंड रूप में विराजमान है, जिसको इन लोगों ने तोड़ने की बात कही है। रत्नेश्वर महादेव हो चाहे तारकेश्वर महादेव हो, सबका मंदिर उसी तरह विराजित है और किसी भी प्रकार का, कोई भी काशी खंडोक्त मंदिर का किसी भी प्रकार के किसी मूर्ति का न तो खंडन हुआ है, न तो तोड़ा गया है, न तो तोड़ा जाएगा। हम मूर्ति स्थापना करते हैं, मंदिर बनाते हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में अहिंदू प्रवेश निषेध बैनर लगाए जाने को लेकर विवाद हो गया है। इस मामले में कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि उन्हें इन बैनरों की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि गंगा सभा के नियमों और प्रावधानों को अध्ययन किया जाएगा और शासन प्रशासन स्तर पर विचार के बाद ही इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल कमिश्नर मीडिया के सामने सीधा बयान देने से बचते नजर आए और प्रशासनिक निर्णय से पहले मामले की गहन समीक्षा के संकेत दिए। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर अहम मोड़ सामने आया है। मामले से जुड़े कथित वीआईपी नामों और वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद चर्चाओं में आई अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित न्यायालय पहुंची। उर्मिला सनावर ने जांच से जुड़े अपने मोबाइल फोन को न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से जमा कराया। बताया जा रहा है कि यह वही मोबाइल है जिसमें अंकिता हत्याकांड से जुड़े अहम साक्ष्य और ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होने का दावा किया गया है। इससे पहले इस प्रकरण को लेकर बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और एसआईटी द्वारा उर्मिला सनावर से पूछताछ भी की जा चुकी है। यूपी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी में पैकेज्ड ड्रिंकिंग व मिनरल वाटर इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश भर में एक साथ छापेमारी की है। आयुक्त एफएसडीए के निर्देश पर अंतर जनपदीय टीमों का गठन किया गया और प्रदेश में 522 पैकेज्ड वाटर इकाइयों का निरीक्षण किया गया। जांच में 140 इकाइयां बंद पाई गई। 382 इकाइयों में से 387 नमूने जांच के लिए किए गए। इसके बाद 104 इकाइयों की कमियों पर सुधार नोटिस जारी किया गया। वहीं 164 इकाइयों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर कारोबार बंद कर दिया गया। 2025 में असुरक्षित नमूने पाए जाने वालों के लाइसेंस भी निलंबित होंगे। बोकारो जिले में अब ज्वेलरी शॉप में मास्क, हेलमेट, बुर्का या किसी भी तरह से चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय जिले में ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाकर बढ़ती लूट की घटनाओं को रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के मद्देनजर लिया गया है। प्रशासन ने ज्वेलरी व्यापारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा उपायों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में पुलिस प्रशासन ने दुकानों में सीसीटीवी कैमरा, सायरन और सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध ग्राहक को प्रवेश से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करने और आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय थाने में सूचना देने के लिए व्यापारी जागरूक किया जाए। इस पहल का उद्देश्य लूट जैसी अपराध गतिविधियों को रोकना और व्यापारियों व ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। व्यापारी और प्रशासन दोनों ने मिलकर सुरक्षा बढ़ाई के कई उपाय सुझाए, जिसमें दुकानों के प्रवेश द्वार पर सतर्कता बढ़ाना और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करना शामिल है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि यह कदम जिले में ज्वेलरी शॉप को सुरक्षित रखने के लिए बेहद आवश्यक है और इसे अनुशासन के साथ लागू किया जाएगा। रिक्वेस्ट किया कुछ के लिए, तो मास्क, टोपी और जो हेलमेट पहन के लोग आते हैं, तो हम लोगों ने कहा है
कि पुलिस प्रशासन की तरफ से एक तो बोर्ड हम लोग को दिया जाए जिसमें लिखा रहे कि प्रशासन के द्वारा ये गाइडलाइंस दिया हुआ है, जिससे कि हमें भी सुविधा होगी और ग्राहक भी हमारे संतुष्ट नहीं होंगे कि ये गाइडलाइंस है तो उन्हें फॉलो करना है और सभी लोग नियम से फॉलो भी करेंगे। कपूरथला से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां निजी फाइनेंस कंपनी की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर एक टैक्सी चालक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक रमन कुमार के पिता ने बताया कि वर्ष 2013 में उन्होंने एक निजी फाइनेंस कंपनी से गाड़ी फाइनेंस पर ली थी। इसके बाद 2016 में फाइनेंस कंपनी ने उन पर कोर्ट में केस दायर किया। करीब 4 साल तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने फैसला परिवार के पक्ष में सुनाया और लोन से जुड़ी गाड़ी के जरूरी दस्तावेज भी उन्हें वापस मिल गए। पीड़ित पिता का आरोप है कि कोर्ट से केस जीतने के बावजूद निजी फाइनेंस कंपनी ने उन्हें और उनके बेटे रमन कुमार को लगातार परेशान करना जारी रखा और पैसों की अवैध मांग की जाती रही, जिसे मजबूरी में वे देते भी रहे। इसके बाद कंपनी ने कथित तौर पर गाड़ी के खरीदार के गारंटर के नाम पर दोबारा केस दर्ज कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।